तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर जोंगनान की एक वुमेन डिसाइपल क्यों है। एक लड़की प्योर यांग यूनिटी आर्ट का प्रैक्टिस कैसे कर सकती है। वो टाइस और इमोर्टल की मार्शल आर्ट क्यों जानती है। मैं आत्मसंतुष्ट था, मुझे पहले से ही शक हो जाना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि जोंगवो हमारे एमसी पे अटैक कर देती है। तो हमारा एमसी कह रहा होता है दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। और शॉर्ट टाई इमोर्टल भी कह रहा होता है कि सच में ये तो ट्रूली ट्रेमेंडस टैलेंट है, इस माउंट हुआ के बच्चे के पास भी है। लेकिन इतनी टैलेंट होने के बावजूद वो हेवन के नीचे सबसे ग्रेट नहीं होगी, लेकिन दूसरे प्लेस से ही संतोष करना पड़ेगा। टाई स्वॉर्ड इमोर्टल द्वारा क्रिएटेड बैगोन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यूज किया गया और उनका डिसाइपल जोंगवा ने इसे सीखा। ये मार्शल आर्ट विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए है जिनमें प्योर इन और प्योर यांग एनर्जी होती है। प्योर यांग टाई स्वॉर्ड दूसरी टेक्निक। और हमारे एमसी पे वो अटैक कर देता है और कहता है कि हेवन और अर्थ एक है। ये देख के हमारा एमसी भी हैरान होता है और कहता है कि बचना तो नामुमकिन है इससे। क्या इसी तरह हारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर हमारा एमसी मास्टर की बातें याद करने लगता है और कह रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता। मैं अब तक काफी कुछ देखा और सीख लिया है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत निचोड़ लूं, हालांकि ये कमजोर हो सकता है, शायद उसी एक तलवार के खिलाफ। तभी हमारा एमसी मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है और कहता है कि ट्रू स्वॉर्ड क्यू आई मन एनर्जी और बॉडी के अनफिकेशन में ही सफलता निहित है। मेरे हाथ में पकड़ी गई स्वॉर्ड का एहसास क्लियर है। और हमारा एमसी भी कोई टेक्निक को यूज करते हुए कहता है मैं लगभग उसी स्किल की इंटरनल एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ जो मेरे पूरे बॉडी में फ्लो हो रही है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में टकराते हैं। हमारे एमसी और जोंगवा दोनों ही एकदम अपनी ताकत को बढ़ा रहे होते हैं और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तो हमारा एमसी थोड़ा पीछे खिसट जाता है, लेकिन जोंगो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है और वहीं पर वो नॉकआउट हो जाता है और वो हार जाती है। और हमारा एमसी भी बहुत लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है। ये देख के आर्योंग खुश होकर ताली बजाने लगती है और चुआंगमू एंसेस्टर भी ताली बजा रहा होता है। सारे डिसाइपल ताली बजा रहे होते हैं और हमें बताया जाता है जिस मोमेंट जोंगनान का फ्यूचर माउंट हुआ के फ्यूचर को तोड़ने वाला था, मैंने माउंट हुआ को रिप्रेजेंट करते हुए इसे कुचल दिया। नाम और रियलिटी दोनों में माउंट हुआ को रिप्रेजेंट किया। हमारे एमसी के पास तुरंत भागते हुए मास्टर आके कहता है कि बेकॉन, और अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। थियोरेटिकली देखा जाए यह पॉसिबल है कि अगर तुम बेकॉन सारी वास्तविक एनर्जी को यूज करो। हालांकि ऐसा करते समय मन एनर्जी और बॉडी को उस लेवल से सटीक रूप से मेल खाना जरूरी है। मुझे लगा कि यह सच में इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या गोंग याचन के रूप में मेरा अपना मानक भी यही था। अगर मेरे पास ऐसा टैलेंट होता, मैं अब भी तुलना में कहीं ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया होता। और हमारा एमसी मास्टर मास्टर चिल्ला रहा होता है और मास्टर अपने ही मन में कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है। तभी हमारा एमसी खुश होकर कहता है कि मास्टर मैंने कर दिखाया। तभी मास्टर हमारे एमसी को देखता है और खुश होते हुए कहता है कि चलो भूल जाओ इसे, बेकार शब्दों को भूल जाओ और कम से कम सरल ध्यान रखो। तुमको अंदर पूरी तरह से उतल पुतल मची होगी, इसलिए अपनी भलाई के लिए अभी कहीं मत जाओ, चलो इसे खा लो। तभी वहाँ पर एंसेस्टर आता है। एंसेस्टर कह रहा होता है कि ये तो जेड से बनी व्हील है, इसे ध्यान से देखो, क्योंकि तुमने अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी है, इसलिए तुमको इसकी भरपाई के लिए इसकी जरूरत होगी। और दूसरी तरफ जोंगवा भी वो देखता है और अपने मन में कहता है कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद वो हेवन के एंजल सबसे महान नहीं होगी, उसे दूसरे प्लेस पर ही संतोष करना पड़ेगा। जोंगनान जो लंबे समय से वुमेन को एक्सक्लूड करने वाला एक सेक्टर रहा है, उन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया और एक लड़की को दुनिया की अगली सबसे महान हस्ती के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर माउंट हुआ का क्या होगा। क्या यही रिजल्ट में माउंट हुआ के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए एक जीत है। नहीं, ये यूनो की जमजात प्रतिभा की बदौलत है। शॉर्ट सेक्ट और चीज सेक्ट के बीच कई चीजें अटकी हुई है। जोंगनान के विपरीत ये केवल परंपरा का मामला नहीं है, ये भावनाओं को छूता है। लेकिन माउंट हुआ को आगे बढ़ाने के लिए क्या हमें बदलाव करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी ड्रीम में आ जाता है। मांग हंसते हुए कहता है कि ये तो सरप्राइज था और वो भी एक लड़की है। हमारा एमसी भी कहता है उससे कि क्या ये इतनी हद तक ग्रेट एंसेस्टर की प्रशंसा के योग्य है। तो मॉन्ग कहता है कि देखो वो लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। अगर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक कोई प्रोग्रेस नहीं होती तब भी मैं समझ जाता। हमारा एमसी अपने मन में कहता है आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। और हमारा एमसी उससे बोलता है क्या आज योग्यता कैलकुलेशन वाली चीज में काफी कुछ जमा हो गया है। तो वो बताता है कि हाँ, तुम रोज फर्श पर रेंगने के बाद आखिरकार तुम अपने 2 पैरों पर खड़े हो जाओगे। वोल्केनो का अब तक का सबसे ग्रेट प्रतिभाशाली पर्सन। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में खुश होकर कहता है कि ये तो बिल्कुल है। तो वो बोलता है मॉन्ग लेकिन तुम अभी भी बहुत दूर हो। क्या तुम अपनी स्वॉर्ड को सिर्फ एक बार घुमाने के बाद पूरी तरह से थक जाते हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वेल, इंटरनल एनर्जी रातों रात हासिल नहीं की जा सकती। तो मॉन्ग कहता है कि देखो ये सब एक बहाना है। अगर तुम प्रैक्टिकली रूप से लगातार प्रैक्टिस किया होता तुम्हारे पास कुछ स्पेशल एनर्जी हो सकती थी। तो हमारा एमसी कहता है कि उस मोमेंट प्राप्त होने वाले ज्ञान दे के लिए मैं पहले
पहले से प्रैक्टिस कैसे करूं? तो मोंग कहता है, क्या इस पर गर्व करने के लायक कुछ है? मैंने तुमको क्लियरली कहा था कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद वास्तविक एनर्जी में इसका लापरवाही से यूज ना करो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो प्योर नहीं था, ये सिर्फ एक मुकाबला था। अगर मैं इसका इस्तेमाल वही नहीं करूंगा तो फिर मुझे इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? तो मोंग हमारे एमसी को मारते हुए बोलता है, ट्रेनिंग में। मैं कहता हूँ उन्हें ट्रेनिंग में करो। क्या तुमको लगता है कि मैचों से बनी आदित्य वास्तविक वार में सुधारी जाएंगी? बस बहुत हो गया, अपनी तलवार उठाओ। चलो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर इस एक्सपीरियंस को ठीक से एब्जॉर्ब करो। आज प्राप्त मेरिट का यूज करके ट्रेनिंग के लिए किया जाना चाहिए। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि ट्रेनिंग के लिए मेरिट? क्या तुम ऐसी चीजों के बिना समान रूप से ट्रेनिंग नहीं करते थे? तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन कैसे? तभी मोंग हमारे एमसी के अटैक कर देता है और हमारे एमसी के आर पार निकल जाता है। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि अचानक से अगर ऐसा हुआ होता तो मैं मर गया होता, लेकिन तो ड्रीम विजन है। तभी अपने आप को देखता है तो हमारा एमसी ठीक रहता है और कहता है कि ये तो सारा का सारा हील हो गया। तो मोंग कहता है कि देखो, फिर से वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो आज तुम बहुत बार मरोगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी नींद से खुल जाता है और अपने मन में कहता है कि 37 बार उसने मुझे 37 बार मारा। मेरे बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो भारी ना हो। तभी वहाँ पर हमारे एमसी को आवाज देता है कोई और हमारा एमसी देखता है तो वो आर्योंग आ रही होती है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि आज तुम एक अब नॉर्मल समय में यहाँ पर आई हो क्या वो वायलेट मिस्ट ट्रेनिंग पूरी करने के तुरंत बाद आई है? आर्योंग आगे कहती है, वायलेट मिस्ट गोलियों के अगले बैच के लिए तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो वो बताती है कि मेरी मदर ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि ये सेक्ट के लीडर का विशेष ऑर्डर है। उसने कहा कि वो आज तुमको बुलाएंगे। हमारा एमसी भी कहता है कि सेक्ट लीडर मुझे बुलाएंगे। फिर हमारा एमसी सेक्ट लीडर के रूम में आ जाता है। सेक्ट लीडर कहता है कि चलो तुम आगे और यहीं पर बैठ जाओ। तो हमारा एमसी बैठते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे किसी न किसी तरह से घबराहट हो रही है। सेक्ट लीडर मेरे सामने है। अगर मैं चोंगमू जिन और सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर से मिल चुका हूँ, लेकिन अगर वो दोनों स्टोरी के हीरो की तरह महसूस करते, सेक्ट लीडर को वास्तविकता में एक जटिल बिजी पर्सन जैसा महसूस होता है। सेक्ट लीडर कुछ निकालते हुए कहता है कि तुमने कल खूब मेहनत की, तुम्हारे बिना माउंट वा की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमारा एमसी कहता है कि आप बहुत ज्यादा ही काइंड हैं। तो सेक्ट लीडर बोलता है कि रिवॉर्ड जरूर दिया जाना चाहिए क्योंकि तुमने इंटरनल एनर्जी से संबंधित कोई समस्या प्रतीत होती है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम वॉलेट मिस्ट पिल की सूची में डाल दिया है। तुमको ये अगले मई के आसपास मिल जाना चाहिए, लेकिन मैं तुमको इस वजह से यहाँ नहीं बुलाया था। चलो अब डायरेक्ट बात करते हैं। मुझे अब भी ट्रस्ट है कि शॉर्ट सेक्ट गलत रास्ता है। हमारे एमसी चिल्ला के कहता है कि लेकिन तभी सेक्ट लीडर रोकते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैंने अपने बचपन में ही बहुत सारे प्रतिभा देखी थी। उस समय मुझे भी यही ट्रस्ट था कि वो शॉर्ट सेक्ट के माध्यम से ग्रेट रास्ता प्राप्त कर सकता था, इसलिए मैंने उसका समर्थन किया, नहीं बल्कि उसे प्रोत्साहित किया। हमेशा ऐसा ही होता है, ये प्रतिभाशाली लोगों को लुभाता है और फिर उन्हें निकल जाता है। काश मैंने इसे बढ़ावा नहीं दिया होता। अगर उस आदमी ने शॉर्ट सेक्ट के बजाय चीफ सेक्ट का मार्ग अपनाया होता तो वो उस रियलम तक और भी जल्दी पहुंच सकता था। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारा एमसी उसके बातें सुन के अपने मन में कहता है, तुम मास्टर ग्यूम के उस निधन की बात कर रहे हो जो क्रूर हत्या वाले उड़ने वाले घोड़े की घटना के दौरान हुआ था। सेक्ट लीडर हमारे एमसी से कहता है, शॉर्ट सेक्ट एक ऐसा रास्ता है जो किसी पर्सन को 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही उसकी पुरानी पाथ में ले जाता है। तुम मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर सकते हो और ग्रेट मार्ग को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या? काउंटलेस ग्यूम और होनजुन को तुमको देखकर व्यर्थ आशा में पड़ जाते हैं। वो उस रियलम तक पहुंचने में फेल रहेंगे और पीछे हट जाएंगे। सेक्ट के लीडर के नाते मैं ये सब होते हुए चुपचाप नहीं दे सकता। मुझे माउंट वा की रक्षा के लिए डिसीजन लेना ही होगा। तो हमारे एमसी सीरियस होकर कहता है कि तलवारबाजी में मास्टरी, सबसे पहले माइंड, बॉडी, अंत में क्या ये दोनों ही माउंट वा नहीं है? चाइना के सबसे शानदार उत्कर्ष का स्किल वेरिंग स्टेट के पास्ट का वसंत और सर्द स्त्रीत था। एंसेस्टर ने जानबूझकर माउंट वा में दो रास्ते छोड़े थे। इसका मतलब डेफिनेटली समान होगा, एक ही रास्ते पर दफन न हो, लेकिन कॉम्पिटिंग करते हुए एक दूसरे के पूरक माउंट वा को और भी ज्यादा शानदार रूप से डेवलप करने के लिए। इसलिए बात इन दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करने के नहीं है, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो कोशिश जरूरी है वो ये जरूरी है। शॉर्ट सेक्ट भी माउंट वा की एक लीनियज है। अगले सीन में जोंगवा की आंखें खुल जाती है और वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये तो मेडिसिन हॉल है। और वो अपने स्वord की तरफ देख के रोने लगती है और कहती है कि मैं हार गई, मुझे आज तक कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। तभी वहाँ पर स्वord टाइम ग्रेट एंसेस्टर आके कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो। तो वो बोलता है कि ग्रेट एंसेस्टर, तो इसका ग्रेट एंसेस्टर बोलता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने जा रहा था, लेकिन सिर्फ एक बार हारने के बाद इतनी बुरी तरह रोना। हम तुमको मार्शल आर्ट सिखाने में इतने बिजी थे कि हम तुमको सबसे इम्पोर्टेंट सबक सिखाना भूल गए। तो जोंगवा कहती है, सबसे
इम्पोर्टेंट बात। तो ग्रेट एंसेस्टर बोलता है कि दोबारा उठने का तरीका। लाइफ में हर कोई कभी न कभी गिरता है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उठकर दोबारा दौड़ते हो या बैठकर रोते हो। तुम क्या करोगे? क्या तुम बस यूं ही बैठकर बेमतलब रोते रहोगे, या फिर तुम उठ खड़े होगे और दोबारा दौड़ना शुरू करोगे? तभी हम देखते हैं कि जोंगो के अंदर जोश आ जाता है और वो कहती है, उसने कहा कि उसका नाम बैकून है ना? फिर हम देखते हैं कि वो चियोंगमो एंसेस्टर के पास आता है। चियोंगमो एंसेस्टर बोलता है, तुम इतनी सावधानी से छिप रहे थे मानो कभी पकड़े ही न जाओ, लेकिन तुम अपने प्यारे पर पोते को रोते हुए नहीं देख सकते। तो ग्रेट एंसेस्टर बोलता है कि चिढ़ाना बंद करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस आदमी का मामला क्या है? स्वॉर्ड की इच्छी पावर, बस नाम मात्र की पावर के साथ। तो चियोंगमो एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि और क्या, हेवन के नीचे सुप्रीम प्राप्त करने की योग्य प्रतिभा। तो ग्रेट एंसेस्टर बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कहोगे? मुझे भी बचपन से यही फुसफुसाहट सुनाई जाती रही है कि तलवारबाजी में मैं सदी में एक बार मिलने वाली जीनियस हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कारनामा कभी नहीं देखा। चियोंगमो ग्रेट एंसेस्टर चिढ़ाते हुए बोलता है, तो शायद वो 1000 साल में एक बार मिलने वाली जीनियस है। वैसे क्या दूसरा प्लेस को लेकर होने वाली चर्चा अब रद्द हो गई है? तो वो बोलता है कि वेल, माउंट वा की 8 महान तलवारबाजी टेक्निक में से वुटाई माउंटेन पर हुई ब्लड की घटना के कारण तलवारबाजी की 2 टेक्निक लुप्त हो गई है और तलवारबाजी की 3 टेक्निक आधी लुप्त हो गई है। केवल 3 तलवारबाजी की टेक्निकें ही बरकरार है ना? तो चियोंगमो एंसेस्टर बोलता है कि नहीं, लेकिन अधिकांश सीक्रेट मैनुअल अभी भी सुरक्षित है। तो ग्रेट एंसेस्टर बोलता है, कोई पर्सन कितना भी जीनियस क्यों ना हो, तुम केवल हायर दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर और भी ऊंचाइयों को देख सकते हो। हम उस आदमी को सीधे जोंगनान क्यों नहीं दे देते? चियोंगमो एंसेस्टर ये बात सुन के हंसते हुए बोलता है कि भला इससे कोई फायदा तो होगा ही। फिर हम ड्रीम विजन का देखते हैं, जहाँ हमारे एमसी मॉन्ग के पास आता है। मॉन्ग कहता है कि फाइनली मैरिट पूरा हो गया है। हमारा एमसी कहता है, क्या फिर से? इस बार मैंने सिर्फ सेक्ट के लीडर से ही बात की, क्या इसका संबंध मेरे विकास से नहीं था? तो मॉन्ग कहता है कि तुमको तलवारबाजी की ऐसी टेक्निकें सिखाना जो तुम बिल्कुल नहीं जानते, ये बहुत ज्यादा इनसफिशियंट है। तो तुमने हाल ही में पर्पल क्लाउड शॉट चलाना सीखा है ना? तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे फिर से इग्नोर कर रहा है वो। मॉन्ग बोल रहा होता है, फिर भी प्लम ब्लॉसम और प्लम ब्लॉसम को लगभग ठीक से याद कर लिया गया था, इसलिए वो आसान थे। पर्पल क्लाउड वाली तलवार बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए मेरे मुंह में खुजली हो रही थी। तो हमारा एमसी कहता है कि वेट, पर्पल क्लाउड शॉट, और अपने मन में बोलता है, क्या तुम पर्पल क्लाउड शॉट को योग्यता के साथ सिखाने की प्लानिंग बना रहे हो? लेकिन क्या इस समय मुझे सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है? मैंने मास्टर गोंग याचन से पर्पल क्लाउड शॉट की टेक्निक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, लेकिन मास्टर ने कहा कि ये इनर एनर्जी की समस्या है, जिसके कारण मैं इसे ठीक से नहीं सिखा सकता। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पर्पल क्लाउड शॉट तलवारबाजी रूप में छिपी हुई एनर्जी सर्कुलेशन मेथड के ज्यादा करीब है तलवारबाजी के बजाय। ये तलवारबाजी की एक ऐसी टेक्निक है जो इनर एनर्जी का ज्यादा कुशलता पूर्वक और पावरफुल ढंग से यूज करने पर ध्यान दिया जाता है। तो हमारा एमसी मॉन्ग से बोलता है, बेहतर होगा अगर तुम इनर एनर्जी की समस्या का समाधान कर दो। तो मॉन्ग चिढ़ते हुए बोलता है, मैं ये बात सिर्फ एक बार ही कहूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट को किसी और से बेहतर जानता हूँ, अब तुमको क्या करना चाहिए? और चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी बातों को ध्यान से समझो और किसी तरह एबिलिटी को संचरित करने के लिए कड़ी मेहनत करो। तुम जिस तरह से अभी बीच में टोक रहे हो, उससे मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर मैं आज पर्पल क्लाउड शॉट के सभी पहलुओं को ठीक से नहीं सिखा पाया तो ये सब तुम्हारी गलती होगी। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है, खैर मार्शल आर्ट के बारे में तुम अब तक कभी गलत नहीं थे। मॉन्ग बोल रहा होता है कि अगर ये बेकार बातचीत खत्म हो गई हो तो अब मुझे समझाने दो। पर्पल क्लाउड वाली तलवार देखने में काफी सरल लगती है, लेकिन ये पिछले प्लम ब्लॉसम शॉट या प्लम ब्लॉसम शॉट से अलग है। अगर उन 2 तलवारबाजी टेक्निक का अपने स्वरूप में ही कोई मतलब है, पर्पल क्लाउड शॉट से लेकर आगे तक ये एक ऐसी तलवार है जो सच में सनशन रियलम पर चर्चा करती है। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, लेकिन तुमने जो पर्पल क्लाउड शॉट सीखा है वो बेकार है। ये बात सुन के हमारे एमसी के मुंह में लालच आने लगता है और हमारे एमसी से वो कहता है कि हाँ, हालांकि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ऐसा कैसे होगा, चलो मैं तुमको असली पर्पल क्लाउड शॉट दिखाता हूँ। और हमारे एमसी को वो करके दिखाने लगता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, ये डेफिनेटली उस पर्पल क्लाउड वाली तलवार से अलग है जिसके बारे में मैंने सीखा था, कहीं ज्यादा शानदार, और ये टेक्निक नेचुरल है। मॉन्ग कह रहा होता है कि इम्पोर्टेंट बात इनर एनर्जी का इमेजन नहीं बल्कि उसका मेंटेनेंस है। यहाँ आधा कदम और बढ़ाकर अपने कदमों की चौड़ाई बढ़ाओ, इस तरह। और हम देखते हैं कि वो करके दिखाने लगता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ पर्पल क्लाउड वाली तलवार क्या कहना चाह रही है। फिर हमारा एमसी भी करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब पर्पल क्लाउड शॉट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मॉन्ग भी देख के खुश हो रहा होता है और हमारा एमसी कर रहा होता है और हमें बताता है, मैंने यहाँ तक तलवार चलाने की जितनी भी टेक्निक सीखी है उन सभी की अपनी अपनी फिलोसफी होती है। ये तलवारबाजी के माध्यम से इसी आदर्श को साकार करने का प्रयास करते हैं और पर्पल क्लाउड वाली
वाली तलवार जो संदेश देने की कोशिश कर रही है वो ये है कि तलवार चलाने की स्किल अपनी आप में एक कला है। तलवारबाजी की टेक्निकों की इंक्रेडिबल एरे और हमारा एमसी करता है तो उसको मजा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि ये प्रैक्टिकली उन सभी का कंटेंस रूप है। और मन में सोचता है, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पर्पल में स्टार्ट सीखी उन्होंने प्रचुर इंटरनल एनर्जी के माध्यम से छलांग लगाकर इसे सरल क्यों बनाया है। पावर बढ़ाई गई और टेक्निक को छोड़ दिया गया, इसलिए ये आसान होगा। लेकिन इसी वजह से वो पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सके। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ मेरे ग्रेट एंसेस्टर ने मुझे क्या सिखाया और क्या अभी तक नहीं सिखाया है। यहाँ अपने कदमों की चौड़ाई का आधा कदम और बढ़ाओ। फिर हमारा एमसी पर्पल क्लाउड स्टक टेक्निक को यूज कर रहा होता है। मॉन्ग ये सब देख के खुश होकर अपने मन में सोचता है, हाँ बिल्कुल यही तुमको करना चाहिए, ये उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा है। हालांकि मैं बस साथ साथ चल रहा हूँ। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि आगे आने वाला तलवार का रास्ता मुझे ये दिख सकता है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का शॉट 3 में हो जाता है। मॉन्ग चिल्ला के कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल यही, वहाँ 3 इंच नीचे। मैं सोचता है 8 टेक्निकों में से 2 को मॉडिफाइड करते हुए वो इसी पैटर्न का यूज करके शेष 8 को सही करता है। वो सच में एक जीनियस पर्सन है जो एक को सुनकर ही 10 की बात समझ जाता है। हालांकि 3 मजाकिया बातें, लगभग 3 शब्दों का खेल अधूरा है। इतनी कड़ी मेहनत के साथ मैं सलाह दे सकता हूँ, लेकिन चलो इस बच्चे की प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। हमारे एमसी को कह रहा होता है कि बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में एक कहावत है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मुझे ये अच्छे से पता है, इसे माउंट हुआ की क्लास में पढ़ाया गया था। बुद्धिस्ट प्राप्त करने और सच्चे मन के सिद्धांत को अवेकन करने में सवाल ये है कि प्रैक्टिस को प्राथमिकता दी जाए या मन को, सिद्धांत को। तो मॉन्ग कहता है कि ठीक है बस इतना ही काफी है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या अभी अभी ऐसे कहने का क्या मतलब है। तो मॉन्ग बोलता है कि पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड का कम से कम इतना तो अच्छा है कि अब कहीं भी इसकी आलोचना न की जाए। तो आज पर्पल क्लाउड की स्वॉर्ड के साथ हमारा एमसी ये बात सुनकर अपने मन में कहता है कि तो इस तरह इसका अंत होता है। फिर हमारा एमसी ड्रीम से उड़ जाता है और बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है कि जैसे कि उम्मीद की थी, असल में मेरी बॉडी की हालत अभी भी वैसे ही है। जोंगनान के खिलाफ मैच में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चलो देखते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ और आजकल मास्टर भी बहुत बिजी है, इसलिए कुछ समय तक प्रैक्टिस नहीं होगा। अब तो उस आदमी के आने के समय ही आ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्यंग आ जाती है और कहती है कि क्या आज भी मास्टर नहीं आए। तो हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है कि सर का नाम लो और वो हाजिर हो जाता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मास्टर आजकल काफी बिजी है, लेकिन लगता है कि आज तुम्हारे पास फिर से खाली समय है। तो वो ब्लश करते हुए कहती है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ क्योंकि तुम्हारे बॉडी की हालत बहुत खराब है। नहीं, ऐसा तुम्हारी चिंता के कारण नहीं है। इस स्टेट में अगर तुम किसी से लड़ते हो और हार जाते हो तो हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में सोचता है, क्या वो बहाने बना रही है? कितनी प्यारी लड़की है ये। आर्यन कह रही होती है, ऐसा लगेगा जैसे मैं इनडायरेक्टली हार गई हूँ, इसलिए मैं मैक्योर करने के लिए जांच करने आई हूँ। इसलिए तो हमारा एमसी उससे कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही। तभी हमारे एमसी को कोई आवाज देता है। तो हमारे एमसी भी कुछ देख के हैरान होता है। पीछे से जोंगवो आती है और कहती है कि तुमको ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है, तुम और मैं चलो एक बार फिर मैच करते हैं। हमारा एमसी और आर्यन भी हैरान होकर बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो जोंगवो बताती है, मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो मैंने कहा। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। माउंट हुआ सेट के अंदर तुम कहीं भी नजर नहीं आए और जब मैंने पहाड़ के आकार के दूसरी जनरेशन के डिसाइपल से रास्ता पूछा, उसकी एक्सप्लेनेशन अधूरी और समझने में डिफिकल्ट थी। मैंने तुम्हारे साथ दोबारा लड़ने के लिए इतनी सारी मुसीबत झेली हैं, तुम चुनौती को एक्सेप्ट करोगे है ना। तभी आर्यन गुस्साते हुए जोंगवा से कहती है कि एक्सक्यूज मी, किसी पेशेंट के प्रति इस तरह का बेकार बिहेवियर क्या है तुम्हारा? अगर तुम सच में इतनी बुरी तरह से लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा अपोनेंट बन जाऊंगी। ये बात सुनकर जोंगवा इसको मना करते हुए कहती है कि नहीं शुक्रिया। ऐसा लगता है जैसे एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया के तौर तरीकों की जानकारी के बिना पाला पोसा गया हो। मैं तुम्हारे जैसे नरम दिल इंसान से नहीं लड़ना चाहता। ये बात सुन के आर्यन एकदम गुस्सा आ जाती है और उसे चिल्ला के बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारा मुंह बहुत बेकार है। तो जोंगवा भी बोलती है कि अच्छाई मार्शल आर्ट की दुनिया में इस लेवल का घिनौना भी नहीं माना जाता। देखो मैं सही था है ना, डॉल की तरह नाजुकता से पाली पोसी गई। ये बात सुन के वो एकदम गुस्सा आ जाती है और अपने स्वर्ण निकाल कर उससे कहती है कि माउंट हुआ की तीसरी जनरेशन के डिसाइपल कांग आर्यन मुझे जेड मैडम पीक की ट्रू टीचिंग विरासत में मिली है। ये बात सुनकर जोंगवा खुश होकर कहती है कि ओह तुम मेरे सोच से भी बेहतर हो, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। और वो भी अपना स्वर्ण निकालते हुए कहता है कि मैं जोंगवा हूँ, मैंने प्योर यांग तलवार चलाना सीख लिया है और मैं पहला कंप्लीट टाई हूँ। जैसे ही अपना स्वर्ण निकालता है तो उसका स्वर्ण टूटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है ठीक है ये तो टूट गया था, क्या तुम लोगों के पास इस जैसे कोई तलवार नहीं है? तो आर्यन कहती है कि फिर से आओ। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। और गाइस यार व्यूज बढ़ाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। खैर हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।